देखिए राजभाषा, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 32। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो उल्लेख है संविधान की अनुसूचियों में वो 8वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को ये मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, ठीक है। शुरू में 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। तो जो राज्यों की विधानमंडल होती हैं वे ये तय करती हैं कि कौन सी भाषा को वरीयता दी जाएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो बांग्ला भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो ये क्या है? उर्दू। ठीक है, सिंधी, नेपाली या कश्मीरी ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकीय या राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू और कश्मीर ने। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, मतलब जो इनमें दी गई है उसमें से देखना है। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। देखिए आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बीजी खरे, खरे कह लीजिए, खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 ए में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? सिंधी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किया है? 92वां संविधान संशोधन। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब इनमें से देखना है कौन सी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में ये राजस्थानी नहीं है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह राजकीय भाषा है? राजकीय नहीं कह सकते, राजकाज की भाषा है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। भारत में किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है? जम्मू कश्मीर को ये दर्जा प्रदान है। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी इसमें उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध का मतलब क्या है? जो भारत के संविधान में आपातकाल है उससे संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं। वैसे तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित ही एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको अलग पढ़ा जाता है
तो भारत में अनुच्छेद 352, 356 और 360 से संबंधित इसमें उपबंध किए गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? अभी मैंने बताया आपको 3 प्रकार के हैं, 52, 56 और 60। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय संवैधानिक आपातकाल। तो ये तीनों ही आपातकाल, यानी कि आपातकाल की स्थिति कौन उद्घोषित करेगा? राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है, यानी कि संसद के माध्यम से, या राष्ट्रपति कर देगा, फिर संसद उसे बाद में अनुमोदन करेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? अनुच्छेद 352। अब तक जितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। यह आपातकाल की बात कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की, इमरजेंसी की बात है। राष्ट्रीय या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध में, सशस्त्र विद्रोह में और बाह्य आक्रमण में। तीनों ही परिस्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 2। एक बार चीन के साथ युद्ध हुआ तब, और पाकिस्तान के साथ। आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार? एक ही बार लगाया गया है इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, आंतरिक अशांति को आधार बनाकर। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार 26 जून 1975 को। ठीक है, तो 26 जून को ये एक शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं कुछ पार्टीज को। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश में राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? वीवी फखरुद्दीन अली। यानी कि जब इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो ये क्या है? 1975 में 26 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी तो वो अनुच्छेद 352 के आधार पर वहाँ पे क्या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था, लेकिन 78 में इसके बदल के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो आप आंतरिक अशांति का नाम लेकर इमरजेंसी नहीं लगा सकते जब तक विद्रोह सशस्त्र ना हो, यानी कि जब तक लोग हथियार उठाकर कोई इस तरीके का विद्रोह ना करें तब तक। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए 1 माह के अंदर। आपातकाल में कितने अंदर? 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? देखिए, आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कुछ नहीं है, कितने भी समय तक इसे बढ़ाया जा सकता है संसद से अनुमोदन लेकर बार बार। राष्ट्रीय या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें ऐसा लगे कि केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार का निलंबन। देखिए, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा हुआ है तो उसमें अनुच्छेद 19, 20 और 21 तीनों ही समाप्त नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है, संघीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर 2 शब्द लिखे हैं, समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है। ठीक, ये निलंबित करने का मतलब ऐसा नहीं कि सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसको स्टक कर दिया जाता है एक तरीके से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में उसके जो राज्य सूची के विषय हैं वे उनके पास चले जाते हैं। ठीक, तो वैसी ही जो संरचना है वो तो ऐसी ही बनी रहेगी।
संघीय प्रकृति तो ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन कुछ अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियां। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। वही युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। देखिए अगर आपातकाल 352 की बात है तो 1 महीने के अंदर इसको मंजूरी मिल जानी चाहिए। युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन 1 माह के लिए है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत ये काम किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल ऐसी सिफारिश करते हैं तब राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। 2 माह के भीतर। तो देखिए जैसे 352 में, अनुच्छेद 352 में 1 माह की अनुमति की बात की गई है, तो यहाँ पे 356 में 2 माह है और 360 में भी 2 ही माह है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी माह होती है। तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर उसे संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक, तो इसे कितने भी बार, कितने भी वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम 3 वर्ष तक इसे खींच सकते हैं। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आगे आ गया। हाँ, चुनाव आयोग घोषणा करेगी परिस्थिति की चुनाव के योग्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिए 6 माह के लिए, फिर अनुमोदन हो गया, फिर से इसे बढ़ा दिया गया, तो 3 साल तक इसे बढ़ा दिया गया। अगर 3 साल के बाद आपको चुनाव कराने होंगे, लेकिन अगर फिर से आपको इसे बढ़ाना है तो चुनाव आयोग ऐसा घोषणा कर दे कि अभी चुनाव नहीं हो सकते, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्य के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। ये न्यायिक कृत्यों की बात है। तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए है। 6 माह के लिए। फिर वही बात है जो ऊपर कही गई है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए। अभी जो बात कही गई है, राष्ट्रपति शासन लगेगा 6 माह के लिए, संसद में अनुमोदन 2 महीने के अंदर होना चाहिए, फिर उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष तक, फिर उसे 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। 3 वर्ष के बाद अगर और बढ़ाना है तो फिर चुनाव आयोग को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि अभी चुनाव नहीं हो सकते, तब इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ये 12 माह है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा कहाँ हुई है। इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों में को अपने हाथ में ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। तो इसमें देखिए कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो इसमें कार्यकारी और विधायी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति इसमें हाथ में नहीं जाती। मैंने कहा था कि संघीय व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 360 के आधार पर। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अभी तक वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा नहीं है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिस कारण घोषणा अभी तक भारत में नहीं हो पाई है। बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, यानी कि किसी बाह्य खतरे के कारण। देखिए कोरोना में ऐसी स्थिति बनी थी कि लोगों का निकलना घर से दूभर हो गया था, सरकारों ने शटडाउन कर दिया था। ठीक है, तो शटडाउन होने की वजह से क्या होता है, शटडाउन कह लीजिए चाहे लॉकडाउन कह लीजिए, तो लॉकडाउन से क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा घट गई थी। तो सरकार के जब काम ही नहीं करेंगे लोग तो पैसा कहाँ से आएगा।
लेकिन प्रशासन और शांति और कानून व्यवस्था तो बना के रखने पड़ेगी। तो जो सरकारी कर्मचारी थे उनको तो जॉब पे आना ही था, तो उनके लिए फिर पैसे की व्यवस्था भी करनी थी। तो कोरोना के समय ऐसी स्थिति बन गई थी, लेकिन सरकार उसे फिर संभाल ले गई थी। उसमें इतनी बुरी स्थिति नहीं बन पाई कि 360 लागू करना पड़े। तो वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ रखा जाता है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपातकाल के दौरान या वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि वह उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती। बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें भी संसद से अनुमोदन के लिए कितने दिन का समय है? 2 माह का समय है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में है तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों की कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। देखिए इसमें उल्टा लिख दिया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी भी सैलरी या उनके वेतन भी कट सकते हैं। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक सही। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के लिए होना चाहिए? इसमें गलत लिखा हुआ है, 2 माह है। ठीक है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? तो राष्ट्रपति के हाथों में राज्य का शासन रहता है।